नमस्कार, मैं नितेश जैन सामान्य प्रबंधन सब्जेक्ट के संगठन टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये पटवारी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो जब भी कोई उपक्रम बनता है, जब भी कोई प्रबंधन या कोई भी कंपनी बनती है, तो उसमें जो संगठन की स्थापना करता है वो उच्चतम प्रबंध करता है। क्योंकि जैसे हम प्रबंध टॉपिक को हमने पढ़ा है, जिसमें हमने प्रबंधन को 3 कैटेगरी में बांटा था, उच्चतम, मध्यतम और निम्नतम। तो जो उच्चतम लोग होते हैं, हायर लेवल पर जो लोग होते हैं, वो लोग संगठन की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो संगठन प्रक्रिया के टोटल 8 कदम होते हैं। ये डी आंसर सही होगा। इसके 8 कदम कौन कौन से हैं वो मैं एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे संगठन की प्रक्रिया का प्रारंभ संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। जैसे ही हमें उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में पता चल जाता है, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हमें कार्य करने हैं, ये निर्धारण हमें करना होता है। तीसरे कदम में जब हम उनको ये निर्धारित कर लेते हैं कि ये हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनके लिए हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, ये निर्धारित कर लेते हैं, तो कार्य तो निर्धारित हो गए, लेकिन उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है कि किस क्रम में किया जाना है। पहले कौन सा काम करना सही रहेगा, दूसरे नंबर पर कौन सा काम करना सही रहेगा, तो ये श्रेणीबद्ध किया जाता है। जब वो श्रेणीबद्ध कर लिए जाते हैं, उसके बाद उन कार्यों का आवंटन विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों को उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर कर दिया जाता है, ताकि वो आसानी से उस काम को कर पाएँ। जैसे ही उनको उनकी योग्यता और उनकी रुचि के आधार पर उनको काम सौंप दिया जाता है, फिर उसको सही ढंग से निष्पादन करने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं, कुछ उद्देश्य दिए जाते हैं कि आप इन्हें इस तरीके से काम करेंगे। जैसे ही उन्हें उनके अधिकार मिल जाते हैं, फिर उन्हें अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए बताया जाता है कि आपका जो उत्तरदायित्व आप उसको पूरा करें और उस हिसाब से काम पूर्ण करें। जैसे ही वो अपने उत्तरदायित्वों को ग्रहण कर लेते हैं और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो उन्हें जो भी भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है, उपयुक्त उसके लिए कौन सा कैसा पर्यावरण चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, वो उन्हें उपलब्ध कराना पड़ता है। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें उनके पास जब आ जाती हैं, तो वो अपने अंदर एक उप विभाग, कुछ समूह, कुछ व्यक्तियों के संगठन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन इस तरह से बैठाना शुरू करते हैं और अपने काम को सफल बनाने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से टोटल संगठन प्रक्रिया के 8 कदमों को हमने देखा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अनौपचारिक संगठन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि औपचारिक संगठन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, औपचारिक संगठन क्या होते हैं और अनौपचारिक संगठन क्या होते हैं। औपचारिक संगठन यानी कि कुछ ऐसे संगठन जिनका निर्माण कुछ नियम या विधि के आधार पर किया गया हो और जिसमें कुछ निश्चित पदाधिकारी लोग होते हैं। और अनौपचारिक संगठन जब एक ही विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर कोई चीज़ के लिए मांग करते हैं या कोई काम करते हैं, तो वो अनौपचारिक संगठन होता है। तो जिस तरह से औपचारिक संगठन महत्वपूर्ण है, ऐसे ही अनौपचारिक संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मनोबल का निर्माण होता है लोगों के अंदर, लोगों का मनोबल बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संगठन संरचना के प्रारूप हैं। तो टोटल संगठन संरचना के 5 प्रारूप हम जानते हैं। यहाँ पे 5 प्रारूपों को एक एक करके समझ लेते हैं। नंबर 1 रेखा संगठन, नंबर 2 रेखा व कर्मचारी संगठन, नंबर 3 क्रियात्मक संगठन, नंबर 4 समिति संगठन और नंबर 5 परियोजना संगठन। टोटल इस तरह से 5 यहाँ पर संगठन के प्रारूप होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समिति संगठन में संप्रेषण होता है। तो समिति संगठन में संप्रेषण हमेशा आसान होगा। इसका कारण यह है, जब भी किसी चीज़ के लिए कोई समिति बनाई जाती है, तो उस समिति के सारे सदस्यों का एक ही उद्देश्य होता है, उस काम को करना। और जब वो खुद ही नियम बनाते हैं, समिति ही खुद नियम बनाती है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा, वो उतना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेखा संगठन में सत्ता की रेखा होती है। तो जो रेखा संगठन होता है, लाइन वाली जो संगठन होता है, उसमें जो लाइन होती है वो हमेशा स्पष्ट होती है। उसमें पता होता है कि ये लाइन किस दिशा से किस दिशा की हो जा रही है, यानी कि इसमें नेतृत्व शक्ति किसके पास है और कर्मचारी अधीनस्थ कौन है, तो स्पष्ट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य संबंधों का ढांचा, संगठन से तात्पर्य है। तो संगठन से यहाँ पर जो भी कोई भी संगठन होगा, वो किसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहा होगा, उद्देश्यों की प्रणाली को संगठन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है। तो क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या हो गया, विशेषज्ञ सलाह। क्योंकि किसी भी विशेष काम को करने के लिए जब कोई संगठन का निर्माण किया जाता है, उसे क्रियात्मक संगठन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष काम के लिए कुछ विशेषज्ञ इसमें शामिल किए जाते हैं।
तो विशेषज्ञ की सलाह इसमें आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेखा तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य है। तो रेखा तथा स्टाफ संगठन में जो स्टाफ का कार्य होता है वो ये होता है कि जो रेखीय संगठन है, मतलब रेखीय स्तर के जो लोग हैं उनको हेल्प करना, उनको सलाह देना, है ना। तो यहाँ पे स्टाफ हमेशा क्या काम करता है, जो बी ऑप्शन है वो सही होगा कि रेखा को सलाह देना, उनको एडवाइस, उनको हेल्प करने के लिए काम यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में निम्न में से शामिल नहीं है। संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में निम्न में से शामिल नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कार्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण करना, क्योंकि इसमें जनसंपर्क व संप्रेषण, सेवा आलेख करना, वित्तीय बजट बनाना, ये सारे संगठन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में शामिल है। तो शामिल क्या होंगे, औद्योगिक प्रबंध, नीति निर्धारण करना, क्रियाओं का आयोजन व समन्वय करना, कार्य को सौंपना, यानी कि और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें संगठन के सामान्य प्रशासन व नीति निर्धारण में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगठनात्मक संरचना सूचक है। तो संगठनात्मक जो संरचना होती है वो किस चीज़ का सूचक है, प्रतिमान और प्रणाली का, क्योंकि उसमें एक बिल्कुल प्रणाली बताई जाती है। कोई भी संगठन बनाने का एक उद्देश्य हमने ऊपर जैसे भी क्वेश्चन देखा था कि एक प्रणाली के रूप में होता है, तो प्रतिमान और प्रणाली, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह कौन सा संगठन है जिसे समाप्त किया जाना संभव नहीं है। तो ये ऐसा संगठन यानी कि अनौपचारिक, क्योंकि ये ना तो किसी नियम और कानून के तहत बना है, ना ही किसी नियम कानून के तहत समाप्त होगा, ये बिल्कुल अनौपचारिक संगठन होगा, यानी कि ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगठन प्रक्रिया की मूल अवधारणाओं को समझाने में सहायक होती है। तो संगठन प्रक्रिया की जो मूल अवधारणाओं को समझाने की सहायक होती है वो प्रतिष्ठित विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो प्रतिष्ठित होती है, तो उसको मूल अवधारणा को समझा पाएगी। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगठन के परंपरागत सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना के प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्रियात्मक संगठन, रेखा तथा स्टाफ संगठन और रेखीय संगठन। ये परंपरागत सिद्धांत पर आधारित में देखा है तो तीनों ये शामिल होंगे, क्रियात्मक संगठन, रेखा तथा स्टाफ और रेखीय संगठन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम इंपॉर्टेंट ये भी होगा जैसे कि संगठन के आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित संगठनात्मक संरचना के प्रकार हैं। तो मुक्त संगठन, परियोजना संगठन और मैट्रिक्स संगठन, ये आधुनिकता के आधार पर हैं। इसमें अगर हम देखें, मुक्त संगठन का मतलब ऐसा संगठन जो स्वतंत्र रहता है, जिसमें किसी का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो लोग खुद मिलकर काम कर रहे हैं, तो मुक्त संगठन है। लेकिन और दूसरा हम देखते हैं मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ग्रिड टाइप की लाइन बन जाती है, जैसे संगठन की स्थायी कार्यात्मक संरचना एक परियोजना संरचना का आरोपण है, मतलब एक परियोजना किसी विशेष उद्देश्य के लिए ये काम कर रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट टीम के सदस्य एक दोहरी लाइन ऑफ कमांड, मतलब ऊपर से नीचे भी सलाह आ रही है तो नीचे से ऊपर की ओर भी सलाह जा रही है। ये इस तरह से जब मैट्रिक्स के रूप में बन जाते हैं, धारण कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स संगठन कहलाता है। और परियोजना संगठन, जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, परियोजना मीन्स किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब कोई संगठन बनाया जाता है तो परियोजना संगठन कहलाता है। जो उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समिति संगठन का लाभ नहीं है। तो इसमें समिति संगठन का लाभ क्या क्या होते हैं, समन्वय की सुविधा, बिल्कुल समिति संगठन में एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। सामूहिक ज्ञान और अनुभव, सब मिलके काम करते हैं तो सामूहिक ही हो रहा है। सहभागिता द्वारा अभिप्रेरणा, बिल्कुल सहभागिता मतलब एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना। समझौते की मनोवृत्ति, नहीं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर समझौता नहीं करता, सब मिल के ही एक डिसीजन लेते हैं, है ना। तो समिति संगठन का ये लाभ नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समिति संगठन का दोष नहीं है। तो इसका आंसर होगा, जिसमें दोष के रूप में बोल रहे हैं, समिति संगठन का दोष नहीं है। नंबर 1, सुलभ संप्रेषण, धन एवं समय का अपव्यय, बिल्कुल दोष में धन एवं समय का अपव्यय होता है। समझौते की मनोवृत्ति, अनुत्तरदायी चरित्र होता है। सुलभ संप्रेषण, बिल्कुल ये दोष नहीं है, ये तो इसकी विशेषता है। समिति संगठन की विशेषता ये होती है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकते हैं, तो सुलभ संप्रेषण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगठन संरचना की समग्र तस्वीर दर्शाता है। इसका आंसर होगा यात्रिक संगठन, सामयिक संगठन, संगठनात्मक चार्ट। बिल्कुल, जो संगठन
संरचना जो हमारी बनी हुई है उसको कौन दर्शाता है। तो जो चार्ट होगा उससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि संगठन की संरचना कैसी है। तो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संगठनात्मक चार्टों के प्रकार होते हैं। तो संगठनात्मक जो चार्ट होते हैं वो समतलीय भी हो सकते हैं, लंबवत भी हो सकते हैं, गोलाकार यानी कि वृत्ताकार भी हो सकते हैं। ये सारे ही इसके प्रकार होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हमारा निर्देशन से संबंधित अभी वीडियो आने वाला है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।